चेक करके यहाँ भेजा जा रहा है। हम बिल्कुल अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये चेकिंग की जा रही है, और मेटल डिटेक्टर भी लगाया है जिससे कोई भी चूक ना हो, और बारीकी से चेकिंग की जा रही है। कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और प्रवेश क्रमांक 2 जो बनाया गया है, जो इधर इस साइड में है, यहाँ से एजेंट और पत्रकारों की एंट्री होगी, और प्रत्याशी भी उम्मीदवार जो है वो भी यहाँ से जाएंगे। और सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं इस रूट पर लेकर, जैसे कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। जैसे कि बैरिकेड ये लगाया गया है, और पुलिस के वाहन भी तैनात किए गए हैं। 4 पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं जो भ्रमण पर रहेंगी। जो आसपास औद्योगिक क्षेत्र के आसपास का जो भी क्षेत्र है उसमें ये चारों गाड़ियां पेट्रोलिंग करेंगी, और जरूरत पड़ी तो पुलिस का जो ड्रोन कैमरा है उसकी मदद से भी निगरानी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें 2 अतिरिक्त वाहन भी तैनात किए गए हैं पुलिस के, जरूरत पड़ने पर उनसे भी निगरानी की जाएगी। एक पुलिस वैन ऐसा भी है जिसमें सीसीटीवी के कैमरा लैस है वाहन, उससे भी निगरानी की जाएगी। और इस तरीके से टोटल लगभग 700 जवान यहाँ इस पूरे मतगणना स्थल को कवर किए हुए हैं, और इस तरीके की ये पूरी तैयारियां की गई हैं। जी आदित्य, आपके भिंड क्षेत्र में अब मतगणना की शुरुआत होने वाली है, और साथ ही आदित्य काउंटिंग की शुरुआत होने वाली है, और अभी कितना समय लग सकता है पहले रुझान आने में? जी लगभग जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया था कि लगभग 8 बजे जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती शुरू हो जाएगी, और लगभग आधा पौन घंटे का समय लगेगा, और जो बैलेट पेपर की जो है गणना पूरी हो चुकी है, और उसका जो है रुझान आना शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से बिल्कुल मतगणना स्टार्ट हो जाएगी, और 8 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब बड़ी खबर देखते हैं रायपुर से। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में कुछ ही देर में शुरू होगी मतगणना। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना की कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली है, और काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों की आज मतगणना होनी है, और कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ में ही मतगणना की शुरुआत होगी। पहले सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी, उसके बाद ईवीएम मशीनों से मतगणना की जाएगी। करीब सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग होगी छत्तीसगढ़ में। तो सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी की तरफ, जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सुबोध, मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं और सुरक्षा के क्या इंतजाम हो? अंकुश जी, बात करें अगर मतगणना की तैयारी और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर, तो 1000 से ज्यादा राज्य पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ लगे हुए हैं। साथ ही निगम कर्मचारी भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तैनात हैं, जो कि एसेंशियल सर्विस के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। बड़ी बात है कि दुर्ग जिले के ये जहां मैं खड़ा हूं, ये शंकराचार्य प्रोफेशनल कॉलेज का कैंपस है, जहां पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है, और यहीं पर अलग अलग चरणों में और अलग अलग टेबलों पर सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती की जाएगी। बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से बात बताई जा रही है, शुरुआत में लगभग 8 बजे से डाक जो बैलेट पोस्टल डाक पत्र है, जो बैलेट पत्र है, डाक मत पत्र है, उनकी गिनती शुरू होगी, और उसके 1-1.5 घंटे बाद ही ईवीएम मशीनों से गिनती शुरू की जा पाएगी। इस बीच समय समय पर जैसे जैसे चरणबद्ध और टेबल अनुसार गिनती होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी जानकारी भी अन्य लोगों को, जैसे कि प्रेस है, मीडिया है, और जो कार्यकर्ता हैं जो बाहर मीडिया हॉल के आसपास रहेंगे, या फिर जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों के लिए भी जगह रखी गई है, कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के लिए जो जगह सुनिश्चित की गई है, वहां तक जानकारी दी जाएगी। बड़ी बात है कि जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, शहर में जो रुआब है चुनाव को लेकर, उसके परिणाम को लेकर, वो और बढ़ता जाएगा। बताया जा रहा है कि भिलाई की स्थिति और पाटन की स्थिति काफी कंजक्शन में फंसी हुई है, जहां एक तरफ भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव कांग्रेस से हैं, इनके बीच कड़ी टक्कर है, तो वहीं पाटन से सीएम भूपेश बघेल स्वयं प्रत्याशी हैं, और विजय बघेल जो कि सांसद है दुर्ग लोकसभा से, इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। अंकुश जी। सुबोध, राजनीतिक पार्टियों के एजेंट वहां पर हैं, तो
क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है और क्या उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है? जैसे कि उन्होंने मतलब मांग की थी कुछ समय पहले निर्वाचन आयोग से, तो क्या उनकी मांगे मानी गई हैं? देखिए, बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट है, जो काउंटिंग एजेंट है, जो वहां पहुंचना चाह रहे थे और उन्हें तरह तरह की सुविधाओं की जरूरत थी, उसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किन किन चीजों के साथ उन्हें भीतर जाना है या भ्रमण कर सकते हैं जहां पर काउंटिंग हो रही है। तो उन सभी चीजों की जानकारी उन्हें जरूर दी जाएगी। मगर कोई भी ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक गजट हो या मोबाइल हो या पेन हो या किसी भी तरह की डायरी, वो अंदर नहीं ले जा सकते। सुरक्षागत कारणों से इन सारी चीजों की मनाही की गई है। साथ ही जो मीडिया हॉल है, वहां तक ही एजेंट तमाम चीजों के साथ पहुंच सकते हैं। लेकिन जब वे काउंटिंग यानी कि जो स्ट्रांग रूम है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें को लेकर वहां पे पाबंदी है। जी अंकुश जी। सुबोध, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो आपके क्षेत्र में किसकी स्थिति मजबूत दिखाई देती है? एग्जिट पोल के बाद भी कुछ तस्वीरें साफ जरूर हुई हैं, लेकिन नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कम से कम 5 संस्थाओं के द्वारा एग्जिट पोल के परिणाम पेश किए गए थे 30 तारीख की शाम 6:30 बजे से। लेकिन जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एग्जिट पोल पर वे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफी कम बढ़त बताई जा रही है। लगभग 35 से 38 सीटों की बढ़त बताई जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस के बारे में बात करें तो 52 से 55 के आसपास की सीटों की बढ़त बताई जा रही है। तो ऐसे में 52-55 की स्थिति में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाते हुए दिखती है। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 38 से 40 सीटों पर अगर वो सीमित रह जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ी कश्मकश की स्थिति रहेगी। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अगर राजनीतिक पंडितों की बात करें तो वे कहते हैं कि अगर 40 के आसपास भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें ले आती है, विजय उसके प्रत्याशी जीत जाते हैं, तो उसके बाद हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में एक बड़ा परिवर्तन यहां पर राज्य सरकार को देखने को मिले, यहां के लोगों को देखने को मिले। जी सुबोध, आपसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपका धन्यवाद जानकारी के लिए तमाम। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एसपी ने प्रेस वार्ता लेकर सुरेश जोशी हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने सुरेश जोशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रकाश गोलछा को गोंदिया महाराष्ट्र से हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया। आरोपी प्रकाश गोलछा पूछताछ करने पर घटना के संबंध में विस्तार से बताते हुए उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर मृतक सुरेश जोशी से लिखवाया गया सुसाइड नोट और मृतक का मोबाइल घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट वाहन को भी बरामद किया है। बाईस 11 को परीनाला के पास में सुरेश जोशी की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसपे मर्ग जांच करते हुए हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 25/11 को हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो ये लोग की प्लानिंग थी प्रकाश गोलछा के साथ मिलके कि जो सुरेश जोशी है उनकी हत्या करके उस हत्या को आत्महत्या दिखाते हुए एक हैंड रिटन नोट प्लान किया, जिसमें ज्ञानचंद बाफना के विरुद्ध और उनके परिवार के विरुद्ध लिखा गया था कि उनकी वजह से उसने आत्महत्या करी है। इनका पूरा जो मास्टर प्लान था वो एक्सटॉर्शन का था कि उनको बदनाम भी करेंगे और साथ में उनसे पैसे भी वसूलेंगे। इसी कड़ी में एक सबसे जो मेन मास्टरमाइंड था प्रकाश गोलछा, उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड पर भेज